गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन हमारा टॉपिक था। और स्वतंत्रता आंदोलन में हमने उदारवादी और उग्रवादी दल के बारे में पढ़ा और उसके पश्चात हम पढ़ रहे थे गांधी युग। तो गांधी युग में हमने कुछ पार्ट कर लिया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो हमारा आज का पार्ट है वो है भाग 3। और भाग 3 में गांधी युग के बारे में और अन्य जो आंदोलन और अधिवेशन चले थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन का भाग 3। और भाग 3 हम शुरू करते हैं नेहरू रिपोर्ट से। और नेहरू रिपोर्ट क्या है? 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। मतलब सभी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे थे और सबने 1928 रुपये में 28 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया था। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर अंसारी ने की थी। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को पहला और पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया था। डोमिनियन स्टेट मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब है स्वायत्त शासन। मतलब स्वायत्त शासन मतलब वही स्वतंत्र ही है एक तरह से। तो डोमिनियन स्टेट को पहला दर्जा दिया था और स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य बनाया था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। और नेहरू रिपोर्ट से क्या है, जो सिख लोग थे वो भी असंतुष्ट थे। तो नेहरू रिपोर्ट को क्या है, अली जिन्ना ने कुछ समय बाद में अस्वीकार कर दिया। सिख भी इससे संतुष्ट नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट के पृथक निर्वाचन मंडल को भी अस्वीकार कर दिया था। मतलब नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन का मत रखा था कि हमें पृथक निर्वाचन करवाया जाए हमारा। तो उसको इस रिपोर्ट में अस्वीकार कर रखा था। इस कारण से अली जिन्ना ने उसको अस्वीकार कर दिया था। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में उसके जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके प्रत्युत्तर में मार्च 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी। मतलब उसके उत्तर में या उसके जगह पर 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी। जो पब्लिक सेफ्टी बिल निकाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया था। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद में साइमन कमीशन, और ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। और उनकी हत्या करने वाले जो पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, उसकी हत्या क्या है, अक्टूबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। तो मतलब जो साइमन कमीशन आया था उससे पहले लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। और साइमन कमीशन के विरोध में जब भीड़ इकट्ठी थी तो उस वक्त में सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने इस सैंडर्स की हत्या कर दी थी। केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान, मतलब मंत्रिमंडल में ये बिल एक पेश किया गया था, ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल अंग्रेजों द्वारा ये मतलब प्रस्तुत किया गया था। तो इसके दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेसर ने असेंबली के ऊपर बम फेंका था। उसके पश्चात में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। जो 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो 1929 में जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया था। मतलब नेहरू रिपोर्ट को पूर्ण रूप से उसमें निरस्त कर दिया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट का जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और सरदार सिख लोग भी इससे प्रसन्न नहीं थे, तो उसको निरस्त कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार सबने मिलकर के दिया था कांग्रेस को कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाइए। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कांग्रेस द्वारा। और इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस
के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। तो मतलब प्रथम जो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा थी वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी और इसे प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दायित्व सौंपा गया था। मतलब जो साबरमती आश्रम में ये कांग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी फरवरी 1930 में, उसमें महात्मा गांधी को ये जवाबदारी दी गई थी कि आप सवज्ञा आंदोलन को चलाइए, आगे बढ़ाइए। महात्मा गांधी के द्वारा 22 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूरी पर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या है, समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। जो अंग्रेजों ने नमक कानून लगाया था, तो सविनय आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचे पैदल चल करके, जो 24 दिन में लगभग पहुंचे थे, और जो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और वहां पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर अदायगी न करने का आंदोलन, मतलब बिहार में एक आंदोलन उसी वक्त में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में कि कर की अदायगी मतलब कर नहीं दिया जाएगा, इस तरह का एक आंदोलन बिहार के अंदर चल रहा था। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इस दौरान वन सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया जा रहा था। मतलब जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो बिहार में कर न अदायगी आंदोलन चल रहा था और मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वन सत्याग्रह नामक आंदोलन चल रहा था। बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वो बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने दी थी ये उपाधि सरदार की, और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में शुरू हुआ था गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन में क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को से और 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। मतलब 12 नवंबर 30 से लेकर के 13 जनवरी 31 तक ये गोलमेज सम्मेलन चला था। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आयोजन किया गया था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि इस वक्त में गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा था और ये गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस खुश नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग नहीं लिया था। उसके पश्चात में गांधी जी को रिहा कर दिया गया और 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन, मतलब 7 सितंबर 1931 से दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ और उस वक्त में महात्मा गांधी रिहा हो चुके थे। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। जो विंस्टन चर्चिल था, जो अंग्रेजी अधिकारी था, उसने गांधी जी की आलोचना की और आलोचना करते हुए गांधी जी को कहा कि ये देशद्रोही फकीर है, क्योंकि ये हर जगह पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ता था और अपना पक्ष रखता था और इसका पक्ष नहीं मानने पर ये उस चीज़ के लिए कोई न कोई आंदोलन शुरू करते थे, तो इसलिए इनको देशद्रोही कहा था अंग्रेजों में विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्चे पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। मतलब मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट अपने खर्चे पर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ किया था। मतलब ये गोलमेज द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था इसकी ये असफल हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया था। तो गांधी जी ने फिर 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय आंदोलन को चालू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 तक चला था। उसके बाद में इसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया, मतलब ये आंदोलन समाप्त हो गया था। गांधी जी ने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी सफलता पर कहा था कि सांप्रदायिक मतभेद की बर्फ के पहाड़ को स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी ही पिघला सकती है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिखों और जो भी यहाँ पर अलग अलग दल थे, सब में मतभेद बना हुआ था विचारों को लेकर के।
तो इसी कारण से मतलब स्वतंत्रता आंदोलन ठीक से ये आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो उस वक़्त में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भी शर्तें रखी थी अंग्रेज़ों ने वो पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो तब गांधी जी ने कहा था कि जो मतभेद के बर्फ का जो पहाड़ है, मतलब हमारा जो मतभेद है, उसका वो पहाड़ है, उसको स्वतंत्रता की सूरज की गर्मी ही पिघला सकती है, मतलब स्वतंत्रता का लक्ष्य ही उस मतभेद को मिटा सकता है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। 30 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में 30 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे और इन्होंने असेंबली के ऊपर बम फेंका था और मतलब अंग्रेज अधिकारी को मारा था। और ये लाहौर में एक षड्यंत्र हुआ था, इसमें इनका हाथ बता करके इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि दी गई। हिंदुस्तान के अंदर शहीद ए आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे का रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था, मतलब इस नारे का प्रयोग भगत सिंह ने किया था, लेकिन इसकी रचना जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था उसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने और प्रथम रूप से प्रयोग किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, मतलब क्रांति जो स्वतंत्रता की क्रांति चल रही है, उसकी जो धार है वो विचारों के पत्थर पर, मतलब विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ाई जा सकती है। भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब्स की रचना की थी। तो भगवती चरण बोहरा ने एक रचना की थी, वो थी फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। तो उसकी रचना की थी भगवती चरण बोहरा ने। उसके बाद में कम्युनल अवार्ड कम्युनल अवार्ड चलाया गया था। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या था कि ये एक मतलब सांप्रदायिक पंचायत था। तो देखते हैं, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड जिसे कहा गया था। तो सांप्रदायिक पंचायत मतलब संप्रदाय के रूप में बारे में ये था। तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन किया था। तो कम्युनल अवार्ड के विरोध में क्या है, गांधी जी ने एक अनशन किया था, वो 20 सितंबर 1932 को किया। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सिराज गोपाल आचार्य के प्रयासों से महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य में एक समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट समझौते के नाम से जाना जाता है। तो एक कम्युनल अवार्ड के बारे में जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके बारे में गांधी जी ने विरोध किया था और इसके पक्ष में क्या है, अंबेडकर जो थे इसके पक्ष में थे। तो ये अनेक लोग, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सिराज गोपालाचार्य और इन सब ने प्रयास किया और अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये एक समझौता करवाया था, जो सांप्रदायिक समझौता था, क्योंकि अंबेडकर पिछड़े वर्गों को और लोअर कैटेगरी के जो लोग थे उनके पक्ष में लड़ते थे। तो इस वजह से महात्मा गांधी और अंबेडकर में ये मतलब विचारों में मतभेद हुआ। तो सब लोगों के प्रयास से ये इन विचारों को मिटाकर इनके बीच में एक समझौता करवाया और उस समझौते को क्या है, पूना पैक्ट नाम दिया गया। पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था और सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के रिगार्डिंग ये समझौता हुआ था। उसके पश्चात में जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत अंबेडकर ने जो हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी उसको वापस ले ली थी। मतलब कम्युनल अवार्ड में अंबेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी, उसे वापस ले लिया था और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि सभी कम्युनिटी मिलकर के एक साथ निर्वाचन में भाग लेगी। और हरिजनों के लिए क्या है, सुरक्षित पहले 75 स्थान थे, उनको बढ़ा करके 148 स्थान कर दिए गए थे और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षित कर दी थी। मतलब हरिजनों को केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो अंबेडकर ये इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो अंबेडकर ने पहले कम्युनल अवार्ड के तहत मांग की कि इनको पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन सबके समझाने पर जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ तो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को अंबेडकर ने वापस ले लिया, लेकिन और संयुक्त रूप से जो निर्वाचन था उसमें भाग लेने के लिए राजी हो गए। लेकिन हरिजनों के लिए पहले क्या है, 75 स्थान थे
उन्हें बढ़ा करके 148 स्थान कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में जो सीट होती थी उसमें 18% सीट आरक्षित करवा दी थी। तब जाकर के ये समझौता अंबेडकर जी और गांधी के बीच में हुआ था। 17 नवंबर 1932 में लंदन के तृतीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ और जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। मतलब तो क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, तो अंग्रेजों ने फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या है वो लंदन में करने का निश्चय किया और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। और 1 अगस्त 1933 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था कि वो खुद ही विनयपूर्वक अवज्ञा करेगा। बंगाल में सूर्य सेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने की और वो की थी बंगाल में। और सूर्य सेन इस अस्थायी क्रांतिकारी संगठन के प्रथम सदस्य थे। मतलब ये जो स्थायी क्रांतिकारी संगठन था कौन सा, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसके प्रथम सदस्य थे। और 16 फरवरी 1933 को अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने एक अलग आर्मी की स्थापना की थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। और ये क्रांतिकारी उस क्रांतिकारी दल के प्रथम सदस्य थे। इस कारण से अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। लॉर्ड बेलिंगटन के समय 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, लॉर्ड बेलिंगटन, वायसराय था, उसने 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बनाया और उसके अनुसार 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा और उन्होंने ऐसी मशीन की संज्ञा दी जिसे ब्रेक तो अनेक है लेकिन इसके इंजन नहीं है, मतलब इसको बिना इंजन की गाड़ी के रूप में संज्ञा दी। तो मतलब कुल मिला के बात यह 1935 में जो अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना की थी। उसके पश्चात 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और इस समय भारत के तात्कालिक वायसराय जो थे लिनलिथगो थे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम में भारतराय में जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। और 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस शासित प्रदेशों में मंत्रियों ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था। मतलब 15 अगस्त 1939 को जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे, कांग्रेस शासित प्रदेश मतलब अंग्रेजों के अंडर जो प्रदेश थे जिसमें कांग्रेस की चलती थी या कांग्रेस के नेताओं को मान्यता दे रखी थी, तो उसकी जो मंत्रिमंडल बना हुआ था उसमें से कांग्रेस के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। और इस त्यागपत्र के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र देने से मुस्लिम लीग और अंबेडकर के साथ में मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया था, क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस के अगेंस्ट थी और दूसरा अंबेडकर जो लोअर कास्ट पीपल के लिए लड़ता रहता था, तो उस मतलब ये इसके भी गांधी जी के साथ मतभेद रहते थे। तो इस कारण से ये मुस्लिम लीग ने और अंबेडकर ने इसको मतलब मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और वो क्या था कि कांग्रेस के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्या गर्म दल के नेता थे, गांधी जी नरम दल के नेता थे। तो गांधी जी ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था पट्टाभी सीतारामैया, तो उसको सुभाष चंद्र बोस ने हरा करके कांग्रेस जो त्रिपुरी कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। लेकिन कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थ था, मतलब कार्यकारिणी में गांधी जी ने मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया, तटस्थ हो गए, साइड हो गए। इस कारण से फिर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष से क्या त्यागपत्र दे दिया और 3 मार्च 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे और 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यद्यपि प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की, जबकि इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया एवं इसे फजलुल हक ने पेश किया। इसकी स्वीकृति
खलीक उज्जमा ने दी, मतलब जो कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। देखिए, जो पृथक पाकिस्तान की जो मांग हुई थी, वो क्या है, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसमें हुई थी। और इसमें क्या है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो अली जिन्ना ने की थी। और इसमें पृथक पाकिस्तान का मसौदा जो तैयार किया था, वो सिकंदर हयात खान ने किया था। और इसको जो मान्यता दी थी, वो फजलुल हक ने इसको उसमें मतलब पेश किया था। और उज्जमा उज्जमा जो थे, खलीक उज्जमा, इसने इसकी स्वीकृति दी की थी कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें जो मुस्लिम लीग कांग्रेस के विरुद्ध थी, उसने ही पाकिस्तान की मांग की और उन्हीं के नेताओं ने इसमें स्वीकृति दी, जो अंग्रेजों से मिलकर के दी थी। हालांकि इसमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग में या पृथक पाकिस्तान बनने में मतलब कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसमें प्रथम सत्याग्रही क्या है, विनोबा भावे, और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1917 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जिसके सत्याग्रही विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार, और चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक के दबाव में आकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और यह क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, और एवं क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया था। तो मतलब ये जो विदेशी प्रधानमंत्रियों के दबाव में आकर के और चर्चिल ने ये मतलब क्रिप्स प्रस्ताव भारत में पेश किया था। उसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक का, उत्तर तिथीय है चेक, उसको संज्ञा दी थी क्रिप्स प्रस्ताव को। और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे बैंक की संज्ञा दी जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर के भारत आए थे, मतलब ना कांग्रेस को, ना गरम दल को, ना किसी को भी ये क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार पसंद नहीं आया था। 15 सितंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलायाम के आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसी समय जापान में रासबिहारी बोस द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। और 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये था मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में जो गांधी युग पड़ा, उसका कुछ भाग। और आगे हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे इसमें भारत छोड़ो आंदोलन। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कीजिए। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।